बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। द लास्ट आवर में खुश आमदीद। मैं हूँ हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना अजीम साहब। नाजरीन, हुकूमत FATF बिल सेनेट से मंजूर कराने में तो नाकाम रही है। इसी बिल की मंजूरी के पेश नज़र पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की खबरें भी सामने आई कि मुश्तरका इजलास में ये बिल मंजूर करवाए जाएंगे। हुकूमत इस अहम तरीन बिल को पास कराने के लिए क्या हिकमत अमली अपना रही है और क्या अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए कोई मुज़ाकरती अमल जो है वो ज़ेर गौर है। साथ ही कराची पैकेज और IG पंजाब की तब्दीली पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कहिएगा FATF बिल के हवाले से कि क्या फैसला किया है हुकूमत ने, क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की, क्या वो चंद तरामीम कर दी जाएंगी जो अपोजिशन कह रही थी? जी देखिए, ये तो हम पहले दिन से बता चुके हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी पे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। और आपको ये पता है कि 38 इनकी तरमीम है, जिसमें से 34 खुल के ये 34 जो इन्होंने तरमीम दी हैं वो खुल के राइटिंग में इन्होंने एनआरओ मांग किया है। चाहते हैं कि हम उसमें से नैब का लफ्ज निकाल दें ताकि जो शहबाज शरीफ साहब के केसेस हैं उन पे इनको एनआरओ मिल जाए। जी डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि शहबाज शरीफ, अब क्या इसको मंजूर कराने के लिए क्या हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली बना ली और कब तक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुतवक्के है? सर, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तो अगले हफ्ते, अभी फिलहाल तो अगले हफ्ते का प्लान है। और इंशाल्लाह जो मुहिब्बे वतन नून लीग के अंदर भी लोग हैं, बड़ी उम्मीद है कि वो अपनी इस जो इनकी एक खानदान की करप्शन को बचाने की पूरी कोशिश है उसको वो सबटाज करेंगे और पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाएंगे। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे मेंबरान के साथ साथ अपोजिशन के जो मेंबरान जो खौफ खुदा रखते हैं, जिनके दिल में पाकिस्तान का दर्द है, जो सिर्फ इन दो खानदानों के गुलाम नहीं है, वो इस पे वोट करके जो FATF की हम ग्रे लिस्ट में इन्हीं के जमाने में गए थे, इन्हीं के ये बनाए हुए मसले, और क्यों ना जाते, बिल्कुल पूरी दुनिया सच्ची है हमें डालने में। इन अ वे हर सूरत में नहीं, लेकिन कुछ चीजों में मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की, पापड़ वाला समोसे वाला, उनके अकाउंटों से जैसे अरबों रुपए बाहर गए, तो जिस तरह की इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और यहाँ पर गुंडागर्दी की है उससे ये चीजें होनी थी। अब हम उनसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये फिर एनआरओ मांग रहे हैं, प्रोटेक्शन चाह रहे हैं। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि ये बिल पास हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। शहबाज गिल साहब, वो जो आप मुहिब्बे वतन जो पाकिस्तानी हैं, जो अपोजिशन के बेंचेस पर बैठे हुए हैं, क्या हुकूमत से राब्ते में हैं कुछ लोग उनमें से? जी सर, राब्ते में तो हमेशा लोग होते ही हैं, लेकिन मैंने जैसे आपकी खिदमत में अर्ज की कि अगले हफ्ते में आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगी। हमारी तो पूरी कोशिश है कि ये बिल जो है ये पास हो और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जाए, ना कि पाकिस्तान किसी अंधेरे साइड की तरफ जाए। लेकिन अगर ये बजिद हैं तो कौम के सामने कम से कम हकीकत वाशगाफ हो जाए। डॉक्टर साहब, अपोजिशन जो है वो एक तरफ तो वो अपनी कहती है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, और ख़ासकर कराची के मामले पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़े फ़राख दिली का मुज़ाहरा किया, वज़ीर आला सिंध को भी बुलाया और बिल्कुल पूरे सिंध की बात की, खाली कराची की नहीं। अब आके आज पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं और आज कुछ MKM ने भी इस पैकेज को कहा कि ये पैकेज जो है हमारे लिए मुकम्मल पैकेज नहीं है। देखिए, MKM की जो बात है वो बिल्कुल MKM हो या कराची के शहरी हों, वो जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के हाथों सफर कर रहे हैं, जिस तरीके से कराची के अंदर लूट मार की गई है, कब्जा किया गया पिछले चंद सालों में, वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल हो या कोई और एग्जाम्पल हो, जिस तरीके से हाउसिंग सोसाइटीज वहां पर बना के दी गई, जहां से पानी का निकास होना था वो जमीन रोक कर कब्जा ग्रुपों को दे दी गई। तो तमाम लोगों के खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं उस मामले में, लेकिन वो ये बात बिल्कुल कंफर्टेबल रहें कि फेडरल गवर्नमेंट एक पाई इनके हाथ में नहीं देगी जब तक कि उनको हमें इस बात की अश्योरेंस ना हो जाए कि वो पाई जो है वो आवाम के ऊपर खर्च होगी। इनके हाथों में लूट मार करने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। जी ठीक है। शहबाज गिल साहब, ये क्लैरिटी क्यों नहीं है? असद उमर साहब ने कहा कि 62% जो है वफाक खर्च करेगा, 38% जो है वो सिंध खर्च करेगा, लेकिन बिलावल भुट्टो ने कहा कि 1100 अरब रुपए अगर हैं तो 800 अरब रुपए तो सिंध दे रहा है। तो ये क्लैरिटी रेशियो की क्यों नहीं हुई थी? इसके ऊपर असद उमर साहब ने पहले भी बता दिया है। अब आपकी मर्जी है कि आपने जो हर रोज सुबह दोपहर शाम दवाई लेने की तरह झूठ बोलते हैं, उनकी जुबान पे यकीन करना है, जिन्होंने कराची को यहाँ तक पहुंचाया, जिनकी वजह से कराची आज इन अंधेरों में है,
जिनके अकाउंट जो हैं वो पापड़ वाले और रेडी वाले से चलते रहे, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, उनसे आप सच की क्या तवक्को करेंगे। लेकिन बहरहाल फेडरल गवर्नमेंट साथ साथ हर मंसूबे में कितने फेडरल गवर्नमेंट के पैसे जाएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, हम आवाम के साथ शेयर करेंगे। इनकी पॉलिटिकल मौत हुई है असल में, इनसे क्योंकि काम नहीं किया गया तो तभी फेडरल गवर्नमेंट को वहां जाना पड़ा ना, वरना तो 18वीं तरमीम के बाद इनके काम थे ये सारे, ये नहीं कर सके तो फेडरल गवर्नमेंट को वहां जाना पड़ा। तो उनके लिए मुश्किल हो रही है पॉलिटिकली, वो स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी बयानबाजी से। डॉक्टर साहब, आप सबसे ज़्यादा स्टैंड ले रहे थे मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आना चाहिए, उनको लेकर आना चाहिए, आपका सबसे ज़्यादा स्टैंड था। एक दिन रह गया है, एक दिन बाद वो जो सरेंडर करने की तारीख है वो भी आ जाएगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून तो वाज़े तौर पे कह चुकी है कि हम किसी सूरत मियां नवाज शरीफ जब तक वो खुद तंदुरुस्त नहीं होते वो वापस नहीं आएंगे। तो हुकूमत इस पे 10 तारीख के बाद क्या हिकमत अमली बनाएगी? शहबाज शरीफ साहब उनके गारंटर हैं। देखिए, ये बात सबको पता थी, मुझे भी पता थी, आपको भी पता थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ना तो बीमार हैं ना वो वापस आएंगे। ये हम सबको पता है कि वो वापस नहीं आएंगे, उनको लाना पड़ेगा किसी कानूनी तरीके से। अभी अदालत की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसके साथ साथ हमें पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं उनको लाने के लिए, कानूनी पहलू क्या है। बीमार तो वो बिल्कुल नहीं है, वो यहाँ से भाग के गए हैं, जैसे वो जद्दा भाग के गए थे झूठ बोल के, ऐसे ही वो झूठ बोल के अब भाग के गए हैं। बीमार तो वो बिल्कुल नहीं। तो शहबाज शरीफ के मुतल्लिक जो जमानती है, गारंटर था ना, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जैसे काम शायरी के साथ होती है। जैसे एक आम अगर बैंक की जमानत देते हैं, आप किसी की जमानत वैसे देते हैं, जो एक आम गरीब आदमी के साथ आम शहरी के खिलाफ कार्रवाई होती है, शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें नाअहल करना चाहिए, और भी जो कानून के अंदर जमानती की सजा होती है वो उनको मिलनी चाहिए। तो उनको सजा तो मिलनी चाहिए। शहबाज गिल साहब, पंजाब हुकूमत को कोई डायरेक्शंस दी गई हैं कि ये कार्रवाई की जाएगी? क्या अदालत में जाएंगे शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करवाने के लिए? देखिए, ये केस ऑलरेडी अदालत के सामने, अब डायरेक्शन अदालत ने देनी। ठीक है शहबाज गिल साहब, आज एक अहम मामला हुआ, आईजी पंजाब को जमानत तो वो अदालत को देके गए ना, वो बॉन्ड वो पंजाब हुकूमत को नहीं देके गए ना। जमानत तो उन्होंने वो अदालत को दी थी, वो लाहौर हाई कोर्ट को दी थी उन्होंने 50 रुपए के नाम पे। लेकिन इसको परसू तो पंजाब हुकूमत को करना होगा ना, अदालत में जाना होगा। कानून के, मैंने आपको बताया कि जैसे अदालतों के सामने अब केसेस, अदालतें खुद ही अपना कानून रास्ता लेगा उसमें। ठीक है, आईजी पंजाब के मामले पे डॉक्टर साहब कहिएगा कि 5 आईजी जो हैं तब्दील हो गए 2 साल में, स्टेटस को जो था क्या वो तब्दील नहीं हो सका है 2 साल में? जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब गवर्नमेंट है वो तब्दील नहीं कर सकी? सर अनफॉर्चुनेटली देखिए, एक बात हम नहीं समझते, और वो ये नहीं समझते कि अगर तो हम स्टेटस को के साथ खुश हों तो हमें कोई किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। एक बंदा लगा दें, जो भी बंदा हम लगाएंगे हमारे मफादात तो वो पूरे करेगा ना। आज हम गवर्नमेंट ऑफ द डे हैं, मतलब अगर कोई भी ऑफिसर हम लगाते हैं तो ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर इमरान खान साहब को अपनी फैमिली के लिए वो काम चाहिए, उनसे लेना हो तो कोई नहीं करेगा, वो तो करेंगे, आपको पता है, हतमी तौर पर आपको पता है कि करेंगे। तो प्रॉब्लम है कि ये गवर्नमेंट जो है ये स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करती। यहाँ पर पुलिस से जाती काम नहीं लिए जाते, अपनी फैमिली के लिए पुलिसिंग नहीं करवाई जाती, बल्कि पुलिस जो है वो आम आवाम के लिए करवाई जाती है। हम सेटिस्फाइड नहीं है स्टेटस को के साथ, हम सेटिस्फाइड नहीं है परफॉर्मेंस के साथ, हम अपनी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। हमें लगता है कि ये जो पुलिस की परफॉर्मेंस है वो नहीं है जो हमने आवाम से वादा किया है, इसलिए हमें बार बार चेंजेस करना पड़ रही हैं। अगर हम पिछली स्टेटस को की तरह ये खुश हों कि जैसे कल्चर चल रहा है चले, जैसे पिछले 40 साल में पाकिस्तान में जो चला है कि जैसे थाने में गरीब के साथ जो होता हो, अगर हम भी अभी खुश हों तो हमें किसी ऑफिसर को बदलने की क्या जरूरत है? हमारे साथ तो कोई ऑफिसर इनकार नहीं करेगा ना अगर हम उन्हें अपने जाती काम कहेंगे तो, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट ऑफ द डे हैं। हमें ऐसे ऑफिसर नहीं चाहिए जो हमारे काम करें, बल्कि हमें ऐसे ऑफिसर चाहिए जो अवाम का काम करें, अवाम को सर्विस दें, क्योंकि ना हमारा लीडर अपने काम को लेता है ऐसा, ना ही हम अपने किसी और नुमाइंदे को इसकी इजाजत देते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन एक है कि आम आवाम को सर्विस प्रोवाइड की जाए, जो उनका हक है, जो उनका तहफ़्फ़ुज़ पुलिस का, उनकी खिदमत, ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और आम आवाम का हक है। शहबाज गिल साहब, सुनने में आ रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं, उम्रे की अदायगी भी करेंगे, और सऊदी अरब के हवाले से जो एक अफवाहें गर्दिश कर रही थी, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये अफवाहें थी, जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी इख्तलाफात की, तो वो भी दूर हो जाएंगी। क्या कोई ऐसा आइंदा आने वाले चंद दिनों में है? देखिए, सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत ही बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात थे, हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। और इस कोई प्राइम मिनिस्टर का
दौरा तय पाया है या नहीं है ये मैं फॉरेन ऑफिस पे छोड़ूंगा, क्योंकि ये उनकी डोमेन है, मैं उसके ऊपर बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला होते हैं, वो भले किसी भी मुल्क के साथ दौरा हो, वो फॉरेन ऑफिस को ही उस पर बात करनी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये कह दीजिएगा कि ऑपोजिशन की एपीसी जो है वो प्लान हुई है, 20 तारीख को एपीसी होगी, क्या हुकूमत उस बारे में कुछ सोच रही है या हुकूमत के लिए बिल्कुल इररेलेवेंट है और उस पर सोच ही नहीं रहे कि कोई एपीसी होने जा रही है? हुकूमत में क्या सोचना है, हुकूमत में क्या सोचना है, ये सियासी यतीम हैं, बेरोजगार हैं, ढूंढते फिर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो मौलाना फजलुर रहमान ने मदरसे के बच्चे ला दें और ये उसके साथ एक जलसा कर लें। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि अगर किसी ऐसे मदरसे से बच्चे जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है सियासी जलसे जुलूसों के लिए, तो उस मदरसे के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक। ये अदालत का फैसला मौजूद है, तो कानून मौजूद है, उन कानूनों के मुताबिक जो कोई कार्रवाई बनती होगी, अगर किसी ने कानून तोड़ा तो की जाएगी। बाकी इनके साथ ना अवाम है, ना अवाम इनका बयानिया सुन रही है। बयानिया इनका जिन्होंने सुनाना था वो हम एडियो को थूक लगा के वो भाग गए हैं सऊदी अरब, जैसे पहले भागे थे, इस दफा लंदन निकल गए हैं उन्होंने बीमारी का बहाना लगा के। तो इधर बयानिया किसने बताना है? मरियम साहबा भी जाने को तैयार हैं, उन्हें कुछ जाने नहीं दे रहा, वो भी एनओरो मांग रही हैं कि मैं यहाँ से किसी तरह से निकलूं। कभी वो साइलेंट मोड पे चली जाती हैं, कभी वाइब्रेशन पे लग जाती हैं, तो ये अभी पता चलना है कि क्या होता है। बल्दियाती इलेक्शन तहरीक इंसाफ कराने जा रही है और कब तक मुतवक्के हैं? ये पंजाब गवर्नमेंट का फैसला होना है जी, देखते हैं हम करवाएं, बिल्कुल असूली तौर पे हमारा मौकफ है, लेकिन अगेन वो कब किस महीने लेट पंजाब गवर्नमेंट डिसाइड। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज़ बता दीजिएगा कि डिसिप्लिन फोर्सेस हैं, क्या डिसिप्लिन आज के फैसले से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा इन डिसिप्लिन फोर्सेस का, जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि एक आईजी और एक सीसीपीओ का मामला था, फिर एडिशनल आईजी फाइनेंस जो हैं तारिक मसूद यासीन साहब, उन्होंने आईजी के साथ, नए आईजी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। क्या डिसिप्लिन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा आज के फैसले से? क्या कोई बेहतर चीज़ हो सकती थी? इसमें राणा साहब मेरा आपसे एक सवाल है मेरा। आप स्कूल के अंदर कई दफा टीचर बच्चे को सजा देते हैं, और अगर वो सजा जो है वो फिजिकल होती है तो हम किसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? बच्चे के खिलाफ करते हैं या उस्ताद के खिलाफ करते हैं? उस्ताद के खिलाफ। तो ये डिसिप्लिन फोर्स हो या कोई भी, हर बंदे का अपना एक आईनी हक और आईनी रोल होता है। उस रोल में अगर आपका बॉस आपके साथ गलत करता है तो बॉस को सजा मिलेगी, आप गलत करते हैं तो आपको मिलेगी। तो ये तय करना होगा जो भी कोई डिसिप्लिनरी उस फोर्स का बॉस है, और फिर उस बॉस का जो बॉस है वो तमाम हकाइक देख के फैसला करते हैं। तो मैं इस पे रायज़नी इसलिए नहीं करना चाहता यहाँ पर कि मैं किसी भी ऐसी हैसियत में नहीं कि मैं वहां पर ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन करूं या रायज़नी करूं, लेकिन ये मैं आपको जरूर बता दूं कि जो मताहत होता है उसके भी इख्तियारात होते हैं, हकूक होते हैं, फराइज होते हैं, इसी तरीके से बॉस के भी होते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि मताहत अंधी तकलीद करे बॉस की, ये भी दुरुस्त नहीं होता, और ये कहना कि बॉस के साथ बदतमीजी करे मताहत, ये भी दुरुस्त नहीं होता। हर बंदे के इख्तियारात होते हैं, जैसे ट्रैफिक में आपने अपनी अपनी लेन में चलना होता है, ऐसे ही इदारों में भी आपने अपनी अपनी लेन में चलना होता है। मुझे जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, जो एक बात को स्कैंडलाइज किया जा रहा है लाहौर के सीसीपीओ के बारे में कि उन्होंने कोई बदतमीजी की है, मेरे ख्याल में उन्होंने बदतमीजी नहीं की। जो मुझे बात पता चली मेरी जाती राय के मुताबिक, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो मेरे कानून के मुताबिक इख्तियारात हैं, आइन के, कानून के, पुलिस ऑर्डर के मुताबिक जो उनके इख्तियारात हैं, वो उन इख्तियारात को इस्तेमाल करके बेहतरीन पुलिसिंग करेंगे। और अपने उन्होंने जूनियर ऑफिसर्स को कहा कि अगर ऐसा कोई भी ऑर्डर आपको मिले जो उन रूल्स के खिलाफ हो तो मेरे से एक दफा जरूर पूछें आप कुछ करने से पहले। अब मुझे इसमें नहीं नजर आ रही कहीं पे भी कि उन्होंने किसी भी सीनियर ऑफिसर की जो है वो खिलाफ बयान दिया। उन्होंने तो अपने इख्तियारात का अपने बॉस को बताया, जैसे आप आके अपने प्रोग्राम के शो पे, सेट पे कहें कि इस शो की जितनी भी मदारत होनी है, जितनी भी बात होनी है, उस सब का इंचार्ज मैं हूं। अगर कोई भी ऑर्डर्स आपको टॉप मैनेजमेंट से आते हैं तो मेरे से पहले डिस्कस जरूर कर लें उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप अपनी चैनल की टॉप मैनेजमेंट को जो है वो हेड ऑन कर रहे हैं, रादर इसका मतलब आप अपनी टीम को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं कि भाई मैं एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हूं या रिस्पॉन्सिबल बंदा हूं, और जो काम मैं करूंगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आती है, तो आप सब मुझे उसमें कॉन्फिडेंस मिले। तो मेरे ख्याल में इस चीज को हवा ज्यादा दी जा रही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जी ठीक है, डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद। वो कह रहे थे कि इस मामले को आईजी पंजाब की तब्दीली को कुछ ज़्यादा हवा दी जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। ऑपोजिशन की बड़ी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होकर मुत्तहिदा ऑपोजिशन बना रही हैं। क्या इस मुत्तहिदा ऑपोजिशन का जो एजेंडा है हुकूमत को घर भेजना, क्या वो सेम एक पॉइंट पर है? क्या सबका तरीकाकार जो है वो एक हो सकेगा, उस पर मुत्तफिक हो सकेंगी वो? FATF का जो मामला है, क्या ऑपोजिशन वो बिल मुश्तरका पार्लियामेंट का जो इजलास होगा उसको नाकाम बनाने में, उस बिल को जो है रिजेक्ट करने में कामयाब हो सकेंगी? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नून लीग की बात की जाए तो FATF के जो बिल हैं, जब ऑपोजिशन का एक फैसला हुआ कि हम ये बिल पास नहीं होने देंगे, कुछ तरामीम करनी है, तो अब अगर हुकूमत तरामीम नहीं करती और हुकूमत ये कहती है कि हम इसी तरह से बिल को लेकर आएंगे, तो मुश्तरका इजलास के अंदर क्या ऑपोजिशन कामयाब होगी इन बिल को मुस्तरद करने में? देखें, कामयाबी या नाकामी तो एक अलग बात है ना। मसला ये है कि असूलों के ऊपर जो अपोजिशन है वो बात कर रही है। जहां तक ताल्लुक FATF का, मुल्की हमारी रेपुटेशन का, सलामती का, उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। हम हुकूमत से 2 कदम आगे हैं कि हमें ये कोशिश करनी है कि हमें FATF वगैरह में इन्वॉल्व ना किया जाए। लेकिन देयर आर सर्टन ग्लेयरिंग अगर मिस्टेक्स हैं और आप FATF ने जो कुछ नहीं भी कहा आप वो करना चाहते हैं, और आप उस बिल में लिख रहे हैं कि आप अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, और आप पहले 90 डेज रख रहे थे तो अभी शायद 180 डेज रख लेंगे, तो ये रिक्वायरमेंट उनकी तो नहीं है। तो इसलिए हुकूमत का काम है कि वो अपोजिशन के साथ बैठ के तो ये बात करती कि भाई ये कवानीन जो हैं इनको कैसे आगे लेके चलना है। हमने पूरी एफर्ट की और हमने तावन किया और हमने ये कहा कि मुल्क के मफाद में है, लेकिन हुकूमत का अपना ही एक सोच है, उसके मुताबिक वो करना चाहते हैं। नेशनल असेंबली में भी उनकी अक्सरियत थी तो वो बुलडोज हो गया। अभी सेनेट में नहीं है तो सेनेट ने खड़े होकर क्वेश्चन किया कि जी इन चीजों को निकालें और फिर करें। और इसके अलावा भी वो तावन के लिए तैयार थे। अपोजिशन तो उधर मैं भी बैठा था, लेकिन अभी जब जॉइंट सेशन होगा तो ऑब्वियसली जॉइंट सेशन में इनकी मेजॉरिटी है, बट इट डिपेंड्स कि उस दिन क्या पोजीशन है वो उस दिन। जनरल साहब, क्या अपोजिशन और हुकूमत के कोई राब्ते हो रहे हैं इस बिल के मंजूरी के लिए? कोई राब्ते शुरू हुए हैं? देखिए, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ये हुकूमत के अंदर तो वो एहलियत है ही नहीं कि वो राब्ते करे। इसके अंदर तो वो इनके अंदर तो वो इस तरह की अकोमोडेशन ही नहीं है। इनके अंदर तो एरोगेंस है। इन्होंने तो चीज को खराब करना है। राब्ते करने वाले कर रहे हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं कि मुल्क के अंदर इस तरह की चीज फौरी तौर पे हम FATF को करें और सीधा करें। जी बिल्कुल जनरल साहब, मैं वही कह, जो राब्ते कर रहे हैं क्या उनके साथ आपकी मुशावरत अपोजिशन की मुकम्मल हो गई है? आई कैन अश्योर यू कि हमें कौमी सलामती के जितने अदारे हैं हमारे, और उसमें अफवाज पाकिस्तान है, हमारी इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, उनका तो ये दिल है ना कि इस इश्यू के ऊपर हमारा कोई एक राय हो और हम आगे चलें। और उसके ऊपर उनको कीन इंटरेस्ट भी है कि ये फौरी तौर पे विद इन टाइम हो जाए। लेकिन हठधर्मी हुकूमत की तरफ से वो मतलब इन दी प्रोसेस नुकसान करा लेंगे मुल्क का, लेकिन वो अपनी अना और ईगो और वो हठधर्मी से हटेंगे नहीं। अभी जो चीजें वैलिड हैं, जो हम कहते हैं FATF में है ही नहीं, आप उनको क्यों करना चाहते हैं? और पोस्टैरिटी के लिए फिर प्रॉब्लम। पहले हमने एंटी टेररिस्ट एक्ट का बनाया टेररिज्म के लिए, और वो चार्जेस लगे जनरल राजा जफरुल हक साहब के ऊपर, और फलाना उधर इधर चला गया, इधर हर बंदे के ऊपर वो लगाते रहे। तो इसलिए इनका भी मिस यूज ना हो। जी ठीक है जनरल साहब, हुकूमत तो बड़ी मुतमईन है। हुकूमत कह रही है कि जो अपोजिशन के बेंच हैं वहाँ से भी हमें वोट मिलेगा इस बिल के लिए। वो कह रहे हैं हमारे राब्ते तो हैं लेकिन हम मुतमईन भी हैं, हमें कोई तरमीम करने की जरूरत नहीं है जो अपोजिशन कह रही है। नहीं, देखें, मसला ये है कि मसला वोटों का तो नहीं होता ना। मसला तो ये है कि क्या ये जो बिल पास करा रहे हैं उसकी सारी शिकें पाकिस्तान एज ए स्टेट जो है उसके मफाद में है। आप ये देखें कि अगर आप ये कहेंगे कि आप विदाउट वारंट बंदे को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो क्या इसका मुहज़्ज़ब दुनिया में यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों के मुताबिक क्या वो मफाद में होगा? इन्होंने सारी उम्र तो हुकूमत नहीं करनी, कल तक ये अपोजिशन में होंगे और ये गिविंग एंड के ऊपर भी होंगे। तो कवानीन वो बनाए जाएं जो हमारे मुल्क के लिए बदनामी का बायस न बने। बाकी जहाँ तक जनरल साहब 2 सवाल हैं छोटे छोटे से, उस राउंड के जवाब दीजिएगा। एक दिन बाद सरेंडर करने की डेट आ जाएगी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की। मियाँ साहब तो सरेंडर नहीं कर रहे,
क्या ये अदालत को चैलेंज नहीं होगा? और दूसरा, पंजाब में फिर आईजी की तब्दीली क्या देख रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब का तो आपको ये पता ही है कि उनका ये कोरोना की वजह से डिले हुआ, वरना हो तो वो ऑब्वियसली नहीं आ सकेंगे, बिकॉज वो अभी उसको डॉक्टर परमिशन देगा फ्लाइट लेने की, तो तभी वो आ सकेंगे ना। और फिर उनकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ को लेने को तैयार है कि अगर वो इधर आ गए और उनको कुछ हो गया तो उसकी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आई एम श्योर साहब, इसकी तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि कोई आके खुदा ना हादसा कुछ हो जाए। जिंदगी और मौत की तो गारंटी कोई भी नहीं दे सकता ना। वो तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन आप इतनी रिस्क भी तो जान पे नहीं लेते ना। वो कोई ऑर्डिनरी आदमी तो नहीं है, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनकी स्टेक्स यहाँ बड़ी आई हैं, उन्होंने मुड़ के आना है, उनकी पजीराई है, सबसे बड़ी पार्टी है वो, तो he'll be the first man to come back the moment he is cleared from the doctors। एक तो ये बात हो। दूसरा, ये जो आईजीज की चेंजेस की बात आप कर रहे हैं, ये बेसिकली गवर्नेंस के इश्यूज हैं। ये वीकनेस है ऑफ गवर्नेंस की कि आपको समझ ही नहीं है किस बंदे को लगाना है और फिर कैसे उससे काम लेना है। आपने एक नालायक किस्म का चीफ मिनिस्टर बेचारा रखा हुआ है, नालायक इन दी सेंस के वो इस काम के लिए ट्रेंड ही नहीं है, उनका एक्सपोजर ही नहीं है, वो एक मुखलिस हो सकते हैं, उन पे करप्शन के भी इल्जामात हैं, तो आपने उनको रखा हुआ है और उनको कोई जो कान में डालता है उसके मुताबिक वो हर बंदे को इधर से उधर कहते हैं इसको हटा दो उसको हटा दो। तो ये ऐसे तो नहीं होता। आईजी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, 2 साल का टेन्योर होना चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए पॉलिसी का। आईजी को 6 महीने में तो पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है, और अभी जब वो तैयार होता है तो आपने 2 महीने के बाद 3 महीने के जी ठीक है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, इस तरह तब्दीली नहीं होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर मामलात पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। एक बहुत ही अहम मामला है, हसास मामला है। कोरोना वायरस के दौरान एहसास कैश प्रोग्राम में 37 लाख जाली शनाख्ती कार्ड्स पकड़े जाने का इंकशाफ हुआ है। जाली शनाख्ती कार्ड्स के जरिए अरबों रुपए वसूल करने की कोशिश की गई है। कोरोना वायरस के दौरान इदारे को 18 करोड़ से जायद दरखास्तें वसूल हुई, जिनमें से 16 करोड़ से जायद तो दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं, जबकि गुर्बत के मयार पर पूरा ना उतरने पर 24 लाख से जायद दरखास्तें मुस्तरद की गई हैं। वज़ीर आज़म ने अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए डेटा को मज़ीद दुरुस्त करने की हिदायत भी जारी कर दी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब कहिएगा, ये स्क्रूटनी किस तरीके से की गई है और जो 37 लाख जाली शनाख्ती कार्ड्स हैं उनके हवाले से क्या फैसला किया गया है? उनको ब्लॉक किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? कुछ पता लग सका कि ये किन लोगों ने इशू करवा रखे हैं? हमजा, देखिए, कोरोना वायरस के नतीजे में जहां दुनिया भर के ममालिक मुतासिर हुए, वहीं पर आम पाकिस्तानी भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ। आपको याद होगा जब हुकूमत ने लॉकडाउन का आगाज किया, भले वो स्मार्ट लॉकडाउन था, लेकिन उससे एक आम आदमी बुरी तरह से मुतासिर हुआ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ये कमिटमेंट थी कि लोगों को इस मुश्किल हाल में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, हुकूमत उनकी माली इमदाद करेगी। अगरचे के 2 माह प्रोसेस को लगा, वज़ीर-ए-आज़म की मामले खुसूसी डॉक्टर सानी निश्तर को ये टास्क मिला और उन्होंने एक SMS के जरिए से, वेब पोर्टल के जरिए से, एक ऐप के जरिए से लोगों से कहा कि वो लोग जो दिहाड़ीदार तबका था जिसका गुजर बसर मुश्किल हो चुके, वो दरखास्तें दें, हम उन्हें 12,000 रुपये माना इमदाद देंगे। तो जिसके नतीजे में अब जब सारा प्रोसेस ये मुकम्मल हो गया, प्रोग्राम के जरिए से 194 अरब तकसीम हो चुके, अब इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट जमा करवाई है डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, जिसकी कॉपी एक्सक्लूसिवली द लास्ट आवर को मसूल हुई है, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि तकरीबन 37 लाख जाली शनाख्ती कार्ड इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और इन लोगों ने जाली शनाख्ती कार्ड के जरिए से 12,000 रुपये फी कस इमदाद हासिल करने की कोशिश की, लेकिन एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था, वहां पे इनको डिटेक्ट किया गया और इनको पेमेंट नहीं दी गई। इस इकदाम के नतीजे में 44 अरब रुपए ऐसे लोगों की जेबों में जाने से बच के जो कि जाली शनाख्ती कार्ड के हामिल थे, जो इसके मुस्तहिक नहीं थे, फ्रॉड करना चाह रहे थे। तो अल्टीमेटली उन 37 लाख की दरखास्त मुस्तरद की गई कि उनके शनाख्ती कार्ड जाली हैं और उन्हें 12,000 रुपये फीकस अदा नहीं किए गए। मजमूई तौर के ऊपर तो 16 करोड़ 54,86,571 दरखास्तें मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर मुस्तरद की गई। उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है, अगर हम उसका थोड़ा जायजा लें, पता चला कि 24 लाख अफराद ऐसे थे जो मुस्तहिक नहीं थे, जिनका नादरा के पास डाटा था, FBI के पास डाटा था, वो बहुत वेल ऑफ थे,
उसके बावजूद उन्होंने ये 12,000 रुपये फीस हासिल करने की कोशिश की, जो एक हमारी मुआशरती बेहसी का एक वो इसका मुजाहरा भी इस मामले में हमें देखने का मौका मिला। इसके साथ साथ लाखों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन थे जो अगरचे घरों में बैठे हुए थे, हुकूमत पाकिस्तान उनकी तनख्वाहें दे रही थी, कोई तनख्वाहों पे कटौती नहीं लगी थी, लेकिन उन्होंने भी ये इमदाद हासिल करने की कोशिश की, अगरचे कि ये उन लोगों के लिए थी जो कि दिहाड़ीदार तबका था, मजदूर तबका था, जिनका रोजगार खत्म हो चुका था और वो फाका कच्ची का शिकार थे, वो रोटी को 2 वक्त की रोटी को तरस चुके थे। तो उन लोगों ने, सरकारी मुलाजमीन अफसरान ने ये रकम भी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर सानी निश्तर साहिबा ने जो एक प्रोग्राम डेवलप किया था उसके अंदर उनको ये रकम जाने से रोकी गई। इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने अब डायरेक्शन दी है डॉक्टर सानी निश्तर साहिबा को कि अभी भी डाटा के अंदर ये हसास डाटा है, इसके हमने बेहतर करना है ताकि आने वाले दिनों में इसको हम बेहतर तरीके से मुश्किल सूरत हाल में लोगों की मदद करें। इसके अंदर एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पहलू सामने आया है। पंजाब को, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अपने मरदमशुमारी के दादोशुमार के मुताबिक जो उसका हिस्सा था 194 अरब रुपए के प्रोग्राम में, उसमें से पंजाब को 8% कम माली इमदाद मिली है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सबसे सख्त मुखालिफ सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहां पर दोनों जमातों के मबैन सख्त जुमलों का तबादला होता है, और जहां पे सिंध के अंदर बड़ी मुश्किल बहुत खराब सूरत हाल थी, सिंध का जो कोटा बनता था उसके मुकाबले में 194 अरब रुपए से सिंध के कोटे को सिंध के लोगों को 9% ज्यादा रकम मिली। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को 1.28% रकम ज्यादा मिली। भट्टी साहब, ये सिस्टम की कोताही है कि सिस्टम में गलती हो गई, या फिर कोई सियासी कैंपेन के हवाले से जिस सूबे में कम वोट थे वहां पर ज्यादा दे दिया गया? और साथ में ये भी बताइएगा, ये जो जाली शनाख्ती कार्ड निकले हैं ये किस सूबे के हैं ज्यादा? इनके ये जो लोग हैं इनकी तादाद किस सूबे से है? अच्छा साहब, ये जो जाली शनाख्ती कार्ड है ये पूरे मुल्क का मसला है। उसके अंदर उन्होंने प्रोविंस वाइज इसका ब्रेकअप नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने बस इसको निगलेक्ट कर दिया कि 37 लाख कार्ड हमने डिडक्ट किए, उनको इमदाद नहीं दी। जरूरत इस चीज की है कि ये लोग इन शनाख्ती कार्ड को बहुत से इदारों में मिसयूज करते होंगे, तो वजारत दाखिला को केस जाना चाहिए था, इनके खिलाफ इंक्वायरी हो, या ऐसे लोग जो इसके हामिल थे, आपके पास डाटा आ गया, उन्होंने अप्लाई किया, उनके सेल फोन नंबर आ गए, तो उन तक तहसील और ज़िली सतह के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, ताकि वो 37 लाख लोग ये ऐसा जाली शनाख्ती कार्ड दोबारा कहीं इस्तेमाल ना कर सकें। लेकिन ये प्रैक्टिस ताहाल नहीं की जा सकी। उसके बाद जो दूसरा मामला है जो कि इनकी माली इमदाद से मुतल्लिक था, जो कि इस मामले को बेसिकली अचानक रातों रात ये सारा कुछ करना पड़ा, और ये जब रकूम की तकसीम हो गई, लोग सिलेक्ट हो गए, उसके बाद पता चला कि पंजाब में 9-8% कम इमदाद जा रही है और सिंध के अंदर 9% ज्यादा जा रही है। अब उस मौके के ऊपर जब लोगों को कन्फर्मेशन मैसेज जा चुके थे, तो डॉक्टर सानी निश्तर साहब और उनके इदारे ने समझा कि एहसास का कैश प्रोग्राम के तहत अब ये रकम नहीं रोकनी चाहिए, वरना हुकूमत के लिए बड़ी सुबकी का बाइस बनेंगे। तो चूंकि पहले कोई मुनज़्ज़म तैयारी नहीं थी, वो इसको मॉनिटर नहीं कर सके, जब लोगों को कन्फर्मेशन हो गई उसके बाद इनको पता चला कि पंजाब का हिस्सा कम हो गया है और सिंध को ज्यादा रकम जा रही है। सभी हमारे भाई हैं, लेकिन जो एक मुनज़्ज़म तरीकेकार है मरदमशुमारी का दादोशुमार के मुताबिक, उस तरीके से ये काम होता तो शायद बेहतर होता, और आइंदा आने वाले दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी है कि इस डेटा को दुरुस्त किया जाए। जी ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी है कि इस डेटा को मजीद दिया जाए। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, आप हमें इस मामले पर आगाह कर रहे थे। राना साहब, ये जो 37 लाख ये जो जाली शनाख्ती कार्ड है, इनका मामला बड़ा हसास मामला है। जिस तरह सुहेल भट्टी ने भी ये कहा कि यह वजारत दाखिला को जाना चाहिए था, ये क्या सिक्योरिटी के हवाले से बहुत खतरनाक मामला नहीं है कि 37 लाख पाकिस्तान में जाली शनाख्ती कार्ड है और वो यूज़ हो रहे हैं, उन्होंने अप्लाई किया है? लेकिन ये 37 लाख जो है, हो सकता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम जो है उससे भी फ़ायदा उठाते हो सकता है ये ज़कात के पैसे भी हासिल करते हो सकता है ये बैंकों से कर्जे भी लेते हो सकता है इन जाली शनाख्ती कार्ड्स की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर जो फ़ायदा उठा सकते हैं उठा रहे हो सकता है ये 37 लाख जो लोग हैं, इनमें से बहुत से लोग वो जो पाकिस्तानी है ही नहीं, वो जो यहाँ पर आके बस गए, हो सकता है वो इंडिया के एजेंट हो, अफगानिस्तान से बैरूनी नेटवर्क हो, कोई भी हो सकते हैं। अब तो इन्हें ये करना चाहिए था कि इन 37 लाख बिल्कुल 37 लाख जो लोग हैं इनका डाटा लेते, पहले को इनके शनाख्ती कार्ड बन किस तरह गए, इसको बनाने वाला माफिया कौन है, किस दौर में बने, किधर से बने, कैसे ये कहाँ पे रहने वाले हैं, इनमें से अगर आप 1, 2, 3, 4 को पकड़ना शुरू कर देते तो आगे चेन बन जाती। और बजाय ये अनाउंस करने के ये 37 लाख हैं, ये पता करना चाहिए था इन 37 लाख के पीछे कौन है और ये कौन से लोग हैं, और इनके खिलाफ तो अब बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर जहन में रखेंगे कितने अरब रुपए आप बचाएंगे, कितना पाकिस्तान बचाने की कोशिश करेंगे, ये लोग तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। साथ ही ये सिक्योरिटी थ्रेट भी है। बिल्कुल आंसर बात दुरुस्त है।
कुछ दीगर मामलात पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आईजी पंजाब को तो तब्दील कर दिया गया है, 5वीं बार आईजी पंजाब को तब्दील किया गया है इन 2 सालों के अंदर, और उसके बाद कुछ मज़ीद तब्दीलियां होने जा रही हैं, नहीं होने जा रही। पुलिस के अंदर कितनी ग्रुपिंग हो चुकी है, और अब जब एडिशनल आईजी फाइनेंस ने भी अपना जो है इस्तीफ़ा एक तरह का, उन्होंने ये कहा कि मैं आईजी पंजाब के अंडर जो नए आईजी पंजाब हैं उनके नीचे काम नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे से जूनियर हैं। तो क्या ग्रुप्स बन रहे हैं, और अब जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, खुसूसी तौर पर पंजाब के अंदर जो अफसरान मौजूद हैं उनके अंदर कुछ चपकलिश मौजूद है। क्या नए आईजी पंजाब के अंडर काम करने के लिए तैयार नहीं है काफ़ी अफसरान? जानेंगे राना साहब से। राना साहब, कहिएगा, तब्दीली तो आई है, लेकिन उसके बाद इस तरीके का एक इस्तीफ़ा नुमा सामने आना कि आईजी, एडिशनल आईजी जो फाइनेंस हैं वो लिखते हैं कि मेरे जूनियर हैं, मैं इनके साथ काम नहीं करना चाहता, और जब तक कोई फ़ैसला इस पर नहीं होता, हुकूमत फ़ैसला नहीं करती है, तब तक जो है मुझे लीव्स पर भेज दिया जाए। तो क्या किस किस्म का मामला चलने जा रहा है पंजाब पुलिस में? देखें हमजा, अगर हम देखें तो हमने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि दोनों में से एक रहेगा, और आज जब ये बहस चल रही थी, जब ये बात सामने आ रही थी कि शायद कुछ बड़ी तब्दीली आ जाए, तो उस वक्त मेरी हुकूमत पंजाब के एक इंतहाई ज़िम्मेदार शख्स से मेरी बात हुई। अच्छा। मैंने उससे कहा कि भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है, किसको आप फारिग कर रहे हैं? उसने मुझे कहा एक बात जहन में रखिएगा, जिसको हमने लाहौर में लगाया है उसे फारिग करने के लिए नहीं लगाया। तो मैंने कहा इसका मतलब है जो पहले था उसको आप फारिग कर रहे हैं? कहते बस आप मेरी बात को समझ लें कि CCP और लाहौर नहीं जा रहा। उसके बाद हमें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी, और उसके बाद आप देखें कि जब वज़ीर आला पंजाब से एक सवाल किया गया कि जनाब आईजी 3-4 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे, तो वज़ीर आला पंजाब ने जवाब दिया कि ऑफिस का काम तो चल रहा है। यानी ये चीज़ें सारी तय हो चुकी थी। अब समझने की ज़रूरत थी कि हर वज़ीर आला ने क्यों कहा, पंजाब की एक अहम शख्सियत क्यों कह रही है मुझे भी। ये दोनों अहम तरीन शख्सियात हैं जिनसे मेरी बात होती है। हम सब बात बड़ी क्लियर और साफ़ है, इस लड़ाई में जो जीत हुई है ना वो सियासत की हुई है। अच्छा। और जो हार हुई है वो पुलिस डिपार्टमेंट की हुई है। देखिए इसमें कोई शक नहीं, गलती थी। मैं समझता हूँ आईजी पंजाब की भी एक बहुत बड़ी गलती थी। अगर एक CCPO लग गया तो उसके बाद क्या आपको अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए? क्या वो पूरे पंजाब का जो कंट्रोल, पूरे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, क्या आपको छोड़ देना चाहिए? ये तो कभी नहीं होता। आपको बैठकर उसका मुकाबला, अगर उससे आपको कोई नाराज़गी है, अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो, तो आप ऊपर जाके बताते, उससे बात करते। ये तरीके का गलत था जिसकी बिना पर ये सारा कुछ हुआ। अब आने वाला ये जो नए आईजी साहब आए हैं, इनाम गनी साहब जी, अच्छा, इनके आने से 90% ये इम्कान ख़त्म हो गया है बगावत का। अच्छा। अगर मैं बिल्कुल आपको वो खबर ब्रेक करता हूँ, अगर ये ना आते, अच्छा, कोई और आते, तो फिर एक बहुत बड़ी बगावत तैयार थी। लेकिन पहला बागी तो सामने आ नहीं गया। देखें ये चंद एक होंगे, एक और मैक्सिमम आएगा ऐसा। अच्छा। मैक्सिमम वो भी मुमकिन है कि शायद अब तक मैनेज हो गया हो। अच्छा। एक इसके अलावा एक ज़्यादा से ज़्यादा एक आएगा, बाकी नहीं होंगे। उसकी वजह बताते हैं ना, इनाम गनी रहे हैं पंजाब पुलिस के तर्जमान। बिल्कुल ऐसे ही। और उनकी पूरे तमाम पंजाब के जितने DPOs थे, RPOs थे, दीगर जो CPOs थे, इनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था। बिल्कुल थे। और इसी पंजाब पुलिस के अंदर, इसी IG ऑफिस के अंदर वो बैठते थे। उसके बाद जनूबी पंजाब में वो चले गए। हाँ जी। अच्छा, उनके राब्ते बड़े अच्छे हैं। अच्छा। उन मिलनसार भी हैं, ठंडे मजाज के पुलिस अफसर हैं। आपको ये बता दूं, पठान है लेकिन ठंडे मजाज के पुलिस अफसर हैं। अच्छा। अब होगा ये कि बहुत से लोग, अगर कोई और आता तो फिर एक बगावत तैयार थी। बगावत क्या होनी थी? बगावत ये होनी थी कि एक पुलिस अफसर फिर अपनी 11 घंटे या 12 घंटे की नौकरी वही करता, एक्स्ट्रा जाके कुछ ना करता। वो जो एक होता है ना, बड़ा तेज़ी से काम करना, बड़ा कुछ करके लाना, वो ना होता। लेकिन अब आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि मेरी इत्तला के मुताबिक जिन पुलिस अफसरान ने आज IG ऑफिस में बैठ के मीटिंग की थी, उन पुलिस अफसरान में से अक्सरियत को इनाम गनी की तैनाती पर इतराज़ नहीं है। अच्छा, जिन्होंने साबिक IG पंजाब शुएब दस्तगीर के हक में की थी मीटिंग। अच्छा। चूँकि इनाम गनी उनके साथ अच्छे राब्ते में है। अब आने वाले दिनों में ये होगा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो CCP लाहौर है,
वो मौजूदा आईजी जो हैं इनकी बेइंतहा फरमाबरदारी करेंगे, मतलब इनके अहकामात को मानेंगे। लेकिन 32 तबादले होने हैं, ये लिख लीजिएगा जो मैं आपको तादाद बता रहा हूँ। 32 तबादले हैं जो पंजाब में होने कि एक डीपीओ लेवल पे हैं, छोटे लेवल पे हैं। ये डीपीओ, सीपीओ, डीएसपी, एसपी सारे ही हो रहे हैं। नहीं, डीएसपी नहीं, उसमें एसपी आप ठीक। ये तबादले होने हैं। लाहौर से बड़ी खेप जो है, लाहौर पुलिस की भी तब्दील होनी है। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका, और इसमें सियासी असर-रसूख वाले जो लोग पहले हर दौर में यहाँ पे ना लाहौर शहर के अंदर और चंद एक शहर है जिनमें ऐसे पुलिस अफसरान तैनात होते हैं जो बदलते ही नहीं, चाहे जिसकी मर्जी हुकूमत आ जाए। उनका जो जाविये है ना वो हर जगह जाके मिल जाते हैं। तो एक बहुत तब्दील होने जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी एक खबर दे दूँ कि चंद दिन बाद, मैं फौरी नहीं कह रहा, चंद दिन बाद मुतनाज़ा शख्स जो तनाज़ा चला था, एक शख्सियत चली गई, दूसरी शख्सियत को भी तब्दील कर दिया जाए। अच्छा, ये मैं आज के दिन में ये लिख लीजिएगा, एक शख्सियत चली गई है, दूसरी शख्सियत को भी। लेकिन दो शख्सियात की बात कर रहे हैं। कल राना साहब ने इसी प्रोग्राम में बताया था कि एक तब्दीली हो जाएगी, और अब वो कह रहे हैं दूसरे को भी तब्दील कर दिया जाएगा। जो पहली तब्दीली की कल बात की थी वो हम आपको दिखाते हैं। आईजी पंजाब इतने कमज़ोर हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या फिर वैसे कोई सियासी तौर पर मामला दुरुस्त नहीं जा रहे? देखिए, मेरे आईजी पंजाब अगर मजबूत हैं, बहुत मजबूत है, मैं कह रहा हूँ कमज़ोर नहीं है, डेड ऑनेस्ट आदमी है, मजबूत आदमी है, लेकिन इस मामले पे आके बिल्कुल ख़त्म हो गए। मेरी तो समझ से बाहर, और मेरी इत्तला यही है कि आइंदा आने वाले 48 घंटे भी हो सकते हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम बढ़ भी सकता है, उसमें से दोनों की जो चपड़े क्या है उनमें से दोनों में से एक रहे। दोनों के मामला तय हो सकते हैं, या फिर सीसीपीओ या आईजी पंजाब चेंज हो जाएंगे? दोनों में से एक चेंज हो जाएंगे जी। दोनों में से एक कल कहा था ये राना अजीम साहब ने, और आज आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया गया। राना साहब, आप ये नहीं देखते हैं कि तब्दीली तो हुई है, लेकिन जो आईजी का ऑफिस है वो बड़ा इनसिक्योर हो गया है। नया आईजी भी इनसिक्योर नहीं रहेगा ऐसे हालात में? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। मैंने कहा कि जो नया आईजी, अगर इनकी जगह कोई और आता, जो नाम डिस्कस किए जा रहे थे, अगर उनमें से कोई आता मासवाए आरिफ नवाज के, हाँ जी, तो फिर ये मामला होना था, बिल्कुल ये मामला होना था। आज आपको पता है कि मैंने जितने साबिक आईजीज थे उनसे बात की। मैंने कहा जी प्रोग्राम में आप आए और इस पे बात करें। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने नहीं आना। अच्छा, मैंने कहा वजह बताएं, वजह क्यों नहीं आना? उन्होंने कहा यार इससे ज़्यादा बेइज्जती हमारी हो ही नहीं सकती। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट? हाँ, उसने कहा जी हम आईजी हैं तो हम आगे क्या कहें कि हमारा मातहत हमारे साथ ऐसे कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी ना कि सीसीपी और लाहौर ने एक काम तो बहुत बड़ा किया है। हमजा वो चला गया आईजी ऑफिस, और आपको पता उसने जेन्युइन वहाँ जाके ये बात की कि मैं माजरत करने के लिए तैयार, गैर मशरूत माफी मांगने के लिए। देखिए, जब एक शख्स आ जाता है तो फिर आईजी साहब को चाहिए था, साहब का आईजी साहब को, उसको गैर मशरूत माफ़ी देते। हाँ, अगर उसका काम ठीक ना होता तो फिर आपके पास 100 रास्ते हैं। नहीं, क्या तब तक ट्रेन निकल तो नहीं गई थी राना साहब? नहीं, उस वक्त तक ट्रेन निकली नहीं थी। उसके बाद ट्रेन निकलने का फैसला हो चुका था, लेकिन अभी सीटी बजने वाली थी। अच्छा, आप रोक सकते हैं ना, आप जंजीर खींच सकते हैं, आपके पास कई ऑप्शन मौजूद होते हैं, लेकिन आपने उस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया। तो जब इस्तेमाल नहीं किया तो फिर ट्रेन निकल गई। अब वो जो ट्रेन निकल गई है, अब उस ट्रेन निकलने के बाद आज नई तैनाती भी हो गई है, और साबिक आईजी साहब जो हैं उन्होंने कुछ लोगों से राब्ते भी किए हैं, लेकिन वो बेसूद हो गए राब्ते सारे। अब मैं आपको बड़ी क्लियर और साफ बता दूँ, आइंदा 3 से 4 घंटों में, जिस वक्त हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, उस वक्त तक बहुत से पुलिस अफसरान और इनाम गनी साहब में मुलाकातें हो चुकी होंगी। अच्छा, मामला तय पा जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, ये संभाल लेंगे। मैंने फिर आपसे कहा है कि चूंकि ये उसी टीम का हिस्सा है जो शुएब दस्तगीर की टीम थी। शुएब दस्तगीर साहब खुद इनकी बड़ी तारीफ करते हैं कि प्रोफेशनल आदमी हैं, बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, और उन्होंने 2 हसास अदारों में काम किया भाई, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद उन इलाकों में काम करके हैं जहाँ पे नौकरी बड़ी मुश्किल है, तो ये संभाल लेंगे। और जो एक बगावत की आ रही थी ना स्मेल, वो काफ़ी हद तक कम हो गया। देखें, बिल्कुल सीनियर इनके नीचे कोई काम नहीं करेगा, वो ये एक रूल्स होता है, लेकिन ये बाकियों को संभाल लेंगे। अच्छा, बाकियों को संभाल लेंगे, कोई ख़ास बगावत नहीं होने जा रही। पहले लग रहा था कि बगावत हो सकती है, आने वाले दिनों में ये देखेंगे। एक और अहम मामला है कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ रहे हैं। नून लीग ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है कि वो अपने सेहत के मामला देखेंगे, और अदालत ने बेशक बुलाया है, लेकिन जब तंदुरुस्त होंगे, जब उनका इलाज हो जाएगा, तब वो वापस आएंगे। अब नून लीग क्या हिकमत अमली अपना रही है कि आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से कोई कैंपेन चलाई जा सकती है, उनकी वापसी के हवाले से कोई कैंपेन चलाई जा सकती है? राना साहब से जाने
निगरान साहब, क्या हिकमत अमली है अब नून लीग की, क्योंकि अदालत का दिया हुआ वक्त तो ख़त्म होने जा रहा है और नून लीग अब क्या कोई कैंपेन चलाएगी कि उनकी तबीयत है, उस हवाले से मीडिया को आगाह किया जाएगा कि वो खासी तशवीशनाक हालत है? देखें, मेरी इतला के मुताबिक 3 मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा, जिनमें एक इनके ज़ाती मुआलिज भी हो सकते हैं, अच्छा, ये बरतानिया जा रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से अब बाकायदा एक कैंपेन शुरू होगी। एक तो नई कुछ मज़ीद रिपोर्ट्स जो हैं वो 10 तारीख को जमा कराई जाएंगी, ये मैं आपको बिल्कुल बता दूँ। 10 तारीख को कोई नई रिपोर्ट्स भी जमा कराई जाएंगी ताकि जो अदालत के आगे सरेंडर करने का हुक्म था उसके लिए कुछ जवाब पैदा किया जाए। दुरुस्त। उसके बाद इन्होंने तैयारी कर ली है कि हमें अगर यहाँ से रिलीफ नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी टाइम लग सकता है अपील निकलने में जी। अब ये क्या करेंगे कि अचानक आपको नजर आएगा कि मियाँ नवाज शरीफ की बीमारी और चेकअप, इस हवाले से इतनी तेज़ी से अफवाहें गर्दिश करना शुरू होंगी कि आप सोच नहीं सकते। जिस तरह एक तस्वीर आ गई है ना, एक नई, जी, अब तस्वीर किसी आएगी अस्पताल जाते हुए, अब तस्वीर आएगी कि उनकी जो इलाज है उसके हवाले से फ़लाँ तारीख दे दी गई है, अच्छा, उनकी सर्जरी के हवाले से ये कहा गया है, फिर सर्जरी लेट होती जाएगी। ये सारी एक प्लानिंग हो चुकी है और इस दौरान में मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआया तकरीब भी करेगी। उस दौरान में मुस्लिम लीग नून जो है हुकूमत को दूसरी तरफ ले जाने के लिए एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी शुरू करेगी। इस दौरान में मुस्लिम लीग नून जो है वो बाकायदा एक ऐसी कैंपेन चलाएगी कि ये साबित कर सकें कि मियाँ नवाज शरीफ वाकई बीमार हैं। नहीं तुरान साहब, जब मामला अदालत में है, अदालत में तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स भी दी जाएंगी, डॉक्टर्स एडवाइस भी दी जाएगी, तो फिर नून लीग को ये करने की क्या ज़रूरत आएगी? अपने आप को सियासी तौर पर ज़िंदा रखने के लिए। देखें, मियाँ नवाज शरीफ की जिस दिन वतन वापसी के हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो आगे सरेंडर करेंगे, और आपको पता है ना कि मरियम समेत सब ने कहा था कि हम अपनी वालदा को बिस्तर मरग पे छोड़ के अदालत का हुक्म मानते हुए वापस आ गए थे, ये अल्फाज थे जी। और तो अब मुझे बताएं कि अब अदालत का हुक्म क्यों नहीं माना जा रहा, अब वापसी के लिए क्यों नहीं कोई चीज़ बनाई जा रही? मैं बता दूँ, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक मीटिंग हुई है जिसमें यह डिसाइड हो चुका है, या तो इलेक्शन अनाउंस हो, अच्छा, या मुस्लिम लीग नून के लिए कोई राह हमवार हो, उससे पहले किसी सूरत में मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। जी ठीक है मियाँ, ये ज़रूर होगा कि मियाँ साहब कह दें कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, ये भी सारा ड्रामा होगा, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, फिर फौरी तौर पे वो हो जाएगा, नहीं मियाँ साहब आपने नहीं जाना, आप तो सफ़र नहीं कर सकते, अच्छा, हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, हम आपको किसी सूरत में इजाज़त नहीं मिलेगी। डॉक्टर लिख के दे देंगे जनाब के ये सफ़र के काबिल नहीं है, तो आपको पता है एक सर्टिफिकेट छोटा सा आ जाए ना, डॉक्टर कहें ये सफ़र के काबिल नहीं है, तो एयरलाइंस जो है वो भी आपको सीट नहीं देती जी। तो ये सारा कुछ होना है। मुस्लिम लीग नून का प्लान तैयार है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए उसकी बीमारी के लिए प्रोपेगेंडा करना, प्लान बी जो है एक नए डॉक्यूमेंट्स पेश करना, प्लान सी हुकूमत के खिलाफ ऐसी तहरीक शुरू कर देना कि हुकूमत जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से सब कुछ भूल जाए और इनको निपटने के लिए इन पर तवज्जो देनी शुरू कर। ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं हुकूमत लाने नहीं चाहती है मियाँ नवाज शरीफ को वापस, वो इंटरेस्टेड नहीं है। आप क्या देख रहे हैं जो हालात हैं? शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो गारंटर थे, कोई ऐसी कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया गया है। देखें, ये 10 तारीख के बाद कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। 10 तारीख को आप देखें ना, एक टाइम होता है, उस टाइम पीरियड के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू होती है। अगर ख्वाजा साहब कहते हैं कि लाना नहीं चाहती, तो मियाँ साहब आना चाहते हैं तो आ जाए ना। क्या जहाज़ में उनको सीट नहीं मिलती? क्या उनको पाकिस्तान में लैंड नहीं करने देगा? एक चीज़ छोड़ दें, हुकूमत को छोड़ दें, आपके लीडर हैं, आना चाहते हैं तो उन्हें आने दें, वो आना। देखें, ये सिर्फ ये होगा नवाज शरीफ की वतन वापसी जब तक वो चाहेंगे। क्या इसहाक डार जो है वो अदालतों से मफरूर नहीं है? हसन नवाज, हुसैन नवाज अदालतों से मफरूर नहीं है, और बहुत से लोग अदालतों से मफरूर नहीं हैं, तो फिर वो क्यों नहीं आते? मियाँ नवाज शरीफ जो है वो जानबूझ के नहीं आएंगे। ये ड्रामे सारे होंगे जो मैंने आपसे कहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों चीज़ें चलेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तुरान साहब, हुकूमत कहीं पे कामयाब होगी मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाने में, या ऐसा होता भी आप नहीं देख रहे हैं? मुझे देखें, हुकूमत की कामयाबी इसी में है कि मियाँ नवाज शरीफ वापस ना आए। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ वापस आएगा तो आप देखें ना, नेचुरली तौर पे सियासत गर्म होगी ना। मियाँ नवाज शरीफ का वतन वापस ना आना मुस्लिम लीग नून के लिए नुकसानदेह है। मियाँ नवाज शरीफ का वतन वापस आना शहबाज शरीफ के लिए नुकसानदेह। अच्छा, अब शहबाज शरीफ जो है वो यहाँ पर अपना नुकसान करने के लिए तो नहीं बैठे, तो इसलिए ज़हन में रखिएगा, इसका फ़ायदा हुकूमत को जाएगा। हुकूमत ने जिस तरह बड़ी तेज़ी से बहुत से कामों की तरफ जा रहे हैं, अगर वो वाकई चीज़ें मुकम्मल हो गई, महंगाई पे काबू पा लिया गया और दीगर मामला ठीक हो गए, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ जितना अरसा बाहर रहेंगे, मुस्लिम लीग नून की कैंपेन
मुस्लिम लीग नून की तहरीक उतनी कमज़ोर होती जाएगी और कमज़ोर तहरीक, कमज़ोर कैंपेन का फ़ायदा हुकूमत को होगा। तो आपने देख रहे कि क्या मरियम नवाज़ मुतहर्रिक हो सकती हैं, वो कोई कैंपेन चला सकती हैं? नहीं, मरियम नवाज़ ने जितनी मैंने कहा है कि जितनी कैंपेन मरियम नवाज़ ने चलानी थी चला ली, एक छक्का और मारने की कोशिश करेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं है। चले मैं आपको एक और दे ही देता हूँ चीज़। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत सी मुश्किलात आने लगी। अच्छा, क्योंकि लाहौर से सब कुछ निकलता है ना, लाहौर से सब कुछ चलता है। तो आने वाले दिनों में आपको वो सरेआम खुले डंडे, वो पत्थर लेकर फिरने वाले, अदारोों पे हमले करने वाले, अब ये माहौल आपको तब्दील होता नजर आएगा। अच्छा, ठीक है, माहौल तब्दील होता हुआ नजर आएगा दिनों में। राना अज़ीम साहब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं और हुकूमत के लिए भी यही बेहतर है कि वो वापस ना आए। आज के द लास्ट आवर से मुझे और राना अज़ीम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।